बोल दो आवाज। हाँ, ऑडियो वीडियो ऑनलाइन सब बराबर है। ऑडियो वीडियो ऑनलाइन में बराबर है? नहीं नहीं, ऑनलाइन वाला में। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू। चले क्लास शुरू। आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। आपको पता होगा कि मॉड्यूल 5 आप लोगों का हो चुका है। मुझे मॉड्यूल 4 पढ़ाने के लिए बोला गया है। मॉड्यूल 4 में 3 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो लास्ट ईयर 50 क्वेश्चन फिजिक्स में थे, उसमें से मॉड्यूल 4 और 5 के मिलाकर के करीब 20 क्वेश्चन थे, और लगभग मॉड्यूल 4 और 5 का वेटेज लगभग बराबर सा रहता है। मॉड्यूल 4 में से लगभग 9-10 क्वेश्चन रहेंगे। मेरा अपना ये मानना है कि फिजिक्स के अंदर स्पेशली अपने नीट में कई क्वेश्चन जेई मेंस के रिपीट होते हैं जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी हम क्लास के अंदर जेई मेंस के क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं कराऊंगा, तो वो भी हम लोगों को करने हैं। अपना नीट जो एग्जाम है उसमें न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं। इसके अलावा नीट एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। कभी कुछ डेटा वगैरह पूछ लेते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट का नाम पूछ लेते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको क्लास नोट्स में लिखवाऊंगा। मतलब क्लास नोट्स में आपको सफिशिएंट मटेरियल दे दिया जाएगा। क्लास नोट्स में जो बोल दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्वेश्चन आपके जमे जहां के सोल्व करिए। आपको जो मॉड्यूल यहाँ मिला हुआ है वो जरूर सोल्व करना है। यहाँ का क्रॉप भी आपको मिला होगा, मिला है क्रॉप वाला, वो भी सोल्व करना है। और उसके बाद भी अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो बाजार से कोई भी क्वेश्चन बैंक लेकर के सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का मॉड्यूल जरूर जरूर सोल्व करें, क्रॉप भी जरूर जरूर सोल्व करें। ये मानिए कि यहाँ का मॉड्यूल और जो क्रॉप है ना वो बिल्कुल नीट लेवल का है। अगर आप वो करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं क्लास में आपको करा दूंगा। फिर भी जेई मेंस का क्वेश्चन भी आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। जेई मेंस के क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाता है बाजार में या कहीं से भी, उसको भी जरूर ट्राई करें। उसमें आप ये कर सकते हैं कि जेई मेंस के जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन मतलब इनमें लंबे डेरिवेशन या लंबे लंबे इंटीग्रेशन है, उनको आप अवॉइड कर दें, उनको छोड़ दें। लेकिन जो मीडियम साइज के क्वेश्चन है जेई मेंस के, उनको आप जरूर करें। ये था जनरल बातें जो मैंने आपको बता दी है। और दूसरी बात, जैसे अभी मैं आया तो आप लोग शोर कर रहे थे, वो शोर नहीं करना है। इससे क्या मेरा नेगेटिविटी हो जाती है उधर। समझ रहे हैं आप लोग? क्या आप चाहते हैं मेरी नेगेटिविटी हो जाए? तो कोऑपरेट करें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। आप लोगों को पढ़ के आगे जाना है और इस तरह का कुछ भी हरकत नहीं करें। ये मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे मेरे को देख कर खुश हो रहे होंगे, ठीक है, ये आपका स्नेह है, वो मैं सब समझता हूँ। लेकिन उससे क्या है ना, कई चीजें क्या मिसकम्युनिकेशन में चली जाती है, कुछ गलत तरीके से आगे प्रोपेगेट हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करें। आप खुश हैं, खुश भी रहना चाहिए बच्चों को। बच्चे तो खुश ही रहेंगे, नहीं तो बच्चों को खुश भी रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हल्ला गुल्ला करेंगे, जोर जोर शोर मचाएंगे, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रहेगा ये, है ना। आज पहली क्लास से समझा दिया है, अगली बार समझाऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, ठीक है ना। समझ में आ गए होंगे? यस, अगली बार समझाऊंगा नहीं। आप सब समझदार बच्चे हैं। अपने करियर का सवाल है, एग्जाम की डेट आ चुकी है 17 जुलाई, है ना। तो कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इस बार। पिछले बार जो भी गड़बड़ हुई, छोटी मोटी जो गड़बड़ अपने से हुई, जो भी रहा है भूल जाओ उसको। लेकिन अभी इस बार अपने को पूरा 17 जुलाई पे फोकस्ड होकर काम करना है। इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ 17 जुलाई लिखवा देते हैं। थोड़ा भी इधर उधर जाओगे तो एकदम देखिए 17 इधर फोकस कर। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? यस। तो जो भी रहा सब वो छोड़ते हैं, लेकिन अब नए सिरे से शुरुआत करते हैं। और शुरू करते हैं पहला चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स। मतलब ये क्या हो गया? चैप्टर का नाम चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? चार्ज। और स्टेट्स का मतलब क्या हो गया? एट रेस्ट। तो यार जैसा चैप्टर का नाम है वही डिस्कशन होगा। इस चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है कि अगर कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो उसका बिहेवियर क्या होगा वो हमें डिस्कस करना है। दिमाग में आता है बोले बिहेवियर से क्या मतलब है आपका? बिहेवियर से मेरा मतलब है कि अगर चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है तो उसके आसपास किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके आसपास किस तरह का पोटेंशियल होगा, उसके तरह आसपास फील्ड लाइंस का क्या बिहेवियर या क्या पैटर्न होगा। अगर मैं उसके आसपास जो फील्ड है, अगर मैं उसमें कोई सरफेस को रखता हूं तो सरफेस के साथ एसोसिएट फ्लक्स कितना होगा। अगर मैं क्लोज बॉडी रहूंगा तो उसका फ्लक्स कितना होगा। मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है या कोई चार्ज सिस्टम है तो उस पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। इन सब के बारे में मुझे इस चैप्टर में बात करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा का पूरा चैप्टर एक सिंगल वर्ड के ऊपर बेस्ड है, दैट इज चार्ज। लेकिन चार्ज का भी अलग अलग बिहेवियर हो सकता है। देखो यार, चार्ज अगर स्टैटिक कंडीशन में तो सिंपली चार्ज है। अगर चार्ज मोशन में आ जाए दैट बिकम्स इक्विवेलेंट टू करंट। और आप जानते हैं कि करंट तो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। यानी चार्ज का स्टैटिक कंडीशन में बिहेवियर अलग आने वाला है और चार्ज का मूविंग कंडीशन में बिहेवियर अलग आने वाला है। और हमारा इस चैप्टर में पूरा फोकस रहेगा बिहेवियर इन स्टैटिक कंडीशन ओनली, वो हमें डिस्कस करना है।
जैसा कि आप देख रहे हैं मैं पूरे चैप्टर में बार बार एक शब्द बोलता रहूंगा, चार्ज चार्ज चार्ज। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि चार्ज वास्तव में है क्या। स्टार्ट करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज, जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हर चीज किससे बना हुआ है, एटम से। कोई भी चीज हो मिलियन बिलियन एटम से बना होता है। और एटम स्ट्रक्चर आप खूब जानते हैं, न्यूक्लियस, सराउंडिंग में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन। और यार हमने सुना है प्रोटॉन्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो हर एटम अपने आप में चार्ज या न्यूट्रल, न्यूट्रल। ओब्वियसली जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, हर एटम में आपने क्या है, न्यूट्रल है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि हर एटम अपने आप में न्यूट्रल है, तो कोई ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ है, एटम से। तो मान लीजिए पेन जो है वो मिलियन बिलियन एटम से बना हुआ है और हर एटम अपने आप में न्यूट्रल भी है, तो ऑब्वियसली पेन भी क्या रहेगा, न्यूट्रल। तो अगर कभी रीजन पूछा जाए कि व्हाट इज द टेक्निकल रीजन कि ये पेन न्यूट्रल है, तो आंसर क्या बोलना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दिस बॉडी इज न्यूट्रल। तो मैंने ये समझ में आ गया है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बराबर रहेगी तो ऑब्वियसली बॉडी ने क्या होना है, न्यूट्रल होना है। यार मैंने इस बॉडी को चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए क्या करें, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या इम्बैलेंस करना पड़ेगा, यस इम्बैलेंस करना पड़ेगा। उसके दो विचार हैं, या तो प्रोटॉन ऐड कर दें और रिमूव कर दें, और दूसरा विचार इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें और रिमूव कर दें। जितना भी साइंस हम लोगों ने आज तक पढ़ा है आपने देखा होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन ऐड करना या रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। द ओनली थिंग वी कैन डू इज इलेक्ट्रॉन बाय अप्लाइंग सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कर सकते हैं। तो हमें पता लग गया कि अगर मुझे बॉडी को चार्ज करना है तो मुझे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या को इम्बैलेंस करना पड़ेगा, और इम्बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। फिर से बोलता हूं, ये पेन न्यूट्रल है, कारण प्रोटॉन्स आर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली न्यूट्रल है। if I'm adding some electron, अगर मैं इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो that will be excess of electron, so this pen becomes negatively charged. If I am removing some electrons, that will be deficiency of electron, this pen becomes positively charged. तो कुल मिला के हमें समझ में आया है कि अगर मैं किसी बॉडी के अंदर एक्सिस या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप कर दूंगा, दैट बॉडी बिकम्स चार्ज। तो कुल मिला के हम ऐसा लिख सकते हैं, ये देखिए, बॉडी हैविंग इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन, दैट इज न्यूट्रल। बॉडी electron more than proton, excess of electron, this body is negatively charged. Body electron less than proton, deficiency of electron, this body is positively charged. लिख सकते हैं जिनको लिखना है प्लीज। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, आप देखते हैं ना चार्जिंग दो तरह की होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जिंग। देखो यार हमें समझ में आना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की चार्जिंग के लिए केवल और केवल रेस्पॉन्सिबल पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। पता है गड़बड़ कैसे होती है ना, जब हम किसी बच्चे को पूछते हैं देखिए यार किसी बॉडी को मेरे को नेगेटिव चार्ज करना है, बता कौन जिम्मेदार है, तो हर आदमी इलेक्ट्रॉन बोल देता है, नेगेटिव चार्जिंग बोले इलेक्ट्रॉन। मुद्दा यह है कि जब हम पूछते हैं यार बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है, बोल कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन। फर्क इस बात का है कि इलेक्ट्रॉन ऐड किया है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे, लेकिन मेक श्योर हर हाल सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन। एक बात। दूसरी बात, आप लोगों ने खूब पढ़ा है करंट इज रेट ऑफ चार्ज फ्लो, तो वहां से हम चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। किस तरह की इंफॉर्मेशन, चार्ज। क्या वहां से मैं लिख सकता हूँ करंट इनटू टाइम? बिल्कुल, आज चार्ज के बारे में बेसिक बातें करनी है आज मुझे। चार्ज इज सिंपली करंट इनटू टाइम। तो कई बार इतना आसान क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, हम आपको करंट दे देंगे, टाइम दे देंगे, बोलेंगे चार्ज बताइए, तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है। लेकिन खास बात यह है कि Q बराबर I इंटू टी लिखना है, लेकिन कब, अगर करंट कांस्टेंट हो। अगर बाय द करंट कांस्टेंट ना हो तो क्या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यस दैट इज I इज नॉट कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है, करंट और टाइम दे देंगे, बोलेंगे टोटल चार्ज लाइए, तो हमेशा मल्टीप्लाई करके काम नहीं चलेगा। हो सकता है मल्टीप्लाई करना पड़े और हो सकता है कि इंटीग्रेट करना पड़े, डिपेंडिंग ऑन गिवन करंट इज कांस्टेंट और वेरिएबल, वो आपको पहचानना पड़ेगा। अभी हम काम करेंगे इसके ऊपर। एक बात, दूसरी बात और ध्यान रखना, कई बार हम लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए टाइम जो है ना वो मिनट्स में या आवर्स में दे देंगे, आप किस में खेलेंगे, सेकंड्स में। कोई भी सिस्टम और टाइमिंग मस्ट बी इन सेकंड्स ओनली। ऑब्वियसली जब बच्चे क्वेश्चंस करेंगे तो यूनिट्स चाहिए होंगे हमको, चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिट्स।
एमकेएस यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। एमकेएस यूनिट जो आप सबसे ज्यादा जानते हैं वो क्या हो गया, कूलम। तो कूलम को हम एब्रिएट करते हैं सी से, सी फॉर कूलम, ये हो जाएगा। और क्या हो रहा है यहाँ से, इज इट एम्पियर इंटू सेकेंड, बिल्कुल सही बात है, एम्पियर इंटू सेकेंड। दोनों इसके एमकेएस यूनिट है। सीजीएस में फर्दर दो टाइप है, ईएसयू और दूसरा है ईएमयू। ईएसयू बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएमयू बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इनके स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है ईएसयू एंड ईएमयू। ये हो जाएगा। ईएसयू का और भी कोई नाम है क्या? यस, शाबाश। ईएसयू का और भी कोई नाम? हाँ, स्टेट कूलम, शाबाश, स्टेट कूलम। इसको हम जनरली एसटीसी लिखते हैं, एसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट एंड सी बोले तो कूलम, ये रहेगा, ठीक है। ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का भी और कोई नाम है क्या यार? हाँ, शाबाश। अच्छा, मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो आप आंसर कर सकते हैं, और गलत आंसर भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, ना तो मैं आपको डांटने वाला हूँ ना मैं आपकी इंसल्ट करने वाला हूँ। फ्री रहिए, आराम से बात की जा सकती है। सुन लिया सबने? किसी को भी मेरी क्लास में हेजिटेट नहीं करना है। मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आराम से आंसर कर सकते हैं, ना तो आपको डांट पड़ने वाली है, ना मैं आपको इंसल्ट करूंगा कि हाँ पूरी क्लास सामने आपके इंसल्ट कर, ऐसा भी नहीं है। हाँ जी, ईएमयू में यस नाम आया था अभी। हाँ, एब्सोल्यूट कूलम, वेरी गुड। ईएमयू बोले तो एब्सोल्यूट कूलम, और इसको अपन पढ़ते हैं एब कूलम, लिखते हैं एबीसी, एबी फॉर एब एंड सी फॉर कूलम। एब कूलम पढ़ सकते हैं या एब्सोल्यूट कूलम लिख सकते हैं। These are the various possible units to measure the charge, to represent the charge. Obviously, जब आप न्यूमेरिकल डील करेंगे, जो हमारी शुरुआत होने वाली थोड़ी देर के अंदर, जब आप न्यूमेरिकल डील करेंगे तो आपको यूनिट्स में खेलना पड़ेगा। तो खेलना पड़ेगा तो आपको कन्वर्जन का हिसाब आना चाहिए, कभी एमके से सीजीएस जाना पड़े, कभी सीजीएस से एमके जाना पड़े। तो हिसाब क्या है हमारे पास, 1 कूलम इज 3 into 10⁹ स्टेट कूलम, 1 कूलम इज 1/10 एब कूलम। कभी भी 10 से जम करना पड़ सकता है न्यूमेरिकल में, तो उसके लिए हिसाब पता होना चाहिए। तो यार मुझे देख के बताओगे, यस 1 कूलम, 1 एब्सोल्यूट कूलम एंड 1 स्टेट कूलम, व्हिच वन इज लार्जेस्ट? यस, हाँ हाँ बोले, 1 एब्सोल्यूट कूलम, पता लग रहा है ना? इसको यूं रीड कर सकते हैं क्या, 10 कूलम्स आर मेकिंग 1 एब्सोल्यूट कूलम। इसको यूं रीड करो ना, 10 कूलम्स आर मेकिंग 1 एब्सोल्यूट कूलम। तो यार कूलम और एब्सोल्यूट कूलम में कौन बड़ा हो गया, एब्सोल्यूट कूलम। और एक कूलम में तो इतने सारे स्टेट कूलम है, तो कुल मिला के यस लार्जेस्ट वन इज एब्सोल्यूट कूलम, उससे कम और सबसे कम। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो ये हिसाब आपको पता होना चाहिए यार। ये तो है ही है, आपने सुना होगा चार्ज के बारे में, एक स्पेशल यूनिट भी होता है फेराडे, 1 फेराडे। हाँ, वैल्यू क्या है सबको याद है ना, 96500 कूलम। और आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दें, ये जो फेराडे मैंने लिखा है ना, वो ना तो एमकेएस में है ना वो सीजीएस में है, इसीलिए मैंने उसको अलग से लिखा है। उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल यूनिट। और आप सब जानते हैं कि स्पेशल यूनिट कहाँ से जनरेट हुआ है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, वोल्टामीटर। वो एक कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लगा के बैठ जाते हैं, आयंस को आते जाते देखते रहते हैं, याद है ना? उस खेल का नाम क्या होता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। और मैंने सुना है उसमें से एक इलेक्ट्रोड का मास निकल निकल के दूसरे पे शिफ्ट होता है। तो आप वो लोग वहां डिफाइन करते थे कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास शिफ्ट करने के लिए, कुछ याद आ रहा है? फैराडेज लॉ, 2 नियम थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। कहते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास शिफ्ट करने के लिए जो चार्ज चलाना पड़ता है, दैट इज डिफाइंड एज 1 फेराडे। तो बच्चे उसको जब हम सोल्व करते हैं तो वहां फिगर मिलता है 96500 कूलम। अगर मैं इसको एवोगैड्रो नंबर में लिखूं तो ये बनता है Na into E, एवोगैड्रो नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन चार्ज। दिस इज द फिगर 96500 कूलम। ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में बहुत पुराने टाइम में आया हुआ, ये वाला। यस, बिकॉज ना फेराडे का वैल्यू 96500 तो सबको याद होता है। अगले ने क्या पूछा, 1 फेराडे इज इक्वल टू Na into E, Na by E, Na by E स्क्वायर वगैरह वगैरह। माय आंसर इज Na into E। ये था चार्ज की यूनिट्स के बारे में। और छोटी बातें करते हैं, डायमेंशन। आजकल अपने एग्जामिनर जो है नीट वाले, उनको डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन बड़े पसंद आ रहे हैं। 2021 के अंदर 2 क्वेश्चन थे। हाँ, तो जो जनरली अपन लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस बार ऐसा आ जाता है, तो आपको हर छोटी बात पर ध्यान देना है। डायमेंशन, हाँ बच्चे, चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएगी, देख सकते हैं क्या, A इंटू टी, बिल्कुल सही है। तो कोई भी डायमेंशन कभी भी आप लोग मैनेज करेंगे, अगर वहां पे आपको चार्ज की डायमेंशन की जरूरत पड़े तो आप क्या उठा लीजिए, 80। और ये कहाँ से दिख रहा होगा आपको, एम्पियर इंटू टाइम, वहां से आ जाए। ये था डायमेंशन के बारे में। और कभी कभी आपने देखा होगा, कई बार डायमेंशन के क्वेश्चन में चार्ज के डायमेंशन को क्यू ही लिख देते हैं। पता है ना आपको, क्यू ही लिख देते हैं।
तो वो सब आप देख लेना कि वो फाइनल आंसर ए फॉर एम्पियर में दे रहा है या क्यू फॉर चार्ज में दे रहा है। अगर चार्ज के डायमेंशन को क्यू ही लिख रहा है तो फिर आपको एटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा क्यू करके मैनेज कर सकते हैं। ये था डायमेंशन के बारे में। तो बच्चों ये था बेसिक जानकारी अबाउट द चार्ज। फाइनल करते हैं, बोलिए चार्जिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन या और भी कोई है? ओनली इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, नेगेटिव चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। जब भी आपकी बॉडी पर चार्ज होगा तो उस चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट्स हैं वो मैंने आपको लिख के दी हैं। इतनी सारी यूनिट्स देख करके आपको परेशान नहीं होना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी डीलिंग केवल दो में ही होने वाली है, कूलम और स्टेट कूलम में। कूलम और स्टेट कूलम का रिलेशन याद हो गया होगा आप लोगों को, ये हो जाएगा। चलो ये जो फॉर्मूला लिखे ना हम लोगों ने, इस पे पेन चलाते हैं। सब लोग तैयार हो जाए। करंट इज 5 एम्पियर, find total charge in first 10 सेकेंड। आई थिंक इससे आसान क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। करंट दिया, टाइम दिया, गेट द आंसर। 50 क्या कूलम, ऑफ कोर्स 50 कूलम। सिंपल करंट दिया और टाइम दिया। इस बार आपने इंटीग्रेट क्यों नहीं किया यार? कांस्टेंट, यस। मुझे छोटे छोटे सवाल कराने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है, मुझे आपको मैसेज क्लियर करना है। करंट वाज सिंपली कांस्टेंट ना, तो आपने फट से क्या किया, मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। हाँ, अगर मैं यहाँ पर 10 मिनट लिखता तो शायद सेकंड में कन्वर्ट करते। हाँ, मैं आवर्स में था तो आप सेकंड में खेलते। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी की टाइमिंग मस्ट बी इन सेकंड्स ओनली, बट मेक श्योर करंट वाज कांस्टेंट। सिंपली मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा, जैसा कि आ भी गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्लीज। बच्चों करंट है 3t+2। फाइंड टोटल चार्ज इन फर्स्ट 10 सेकेंड। यार इस बार करंट कैसा है, कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल, यस। क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा? यस, गेट द आंसर। जल्दी से काम करें। बिल्कुल, कितना आ रहा है? 160। थोड़ा चेक करो, थोड़ा सा गड़बड़ है शायद, चेक करो ना। बिल्कुल चेक कर लें सभी बच्चे। 3t+2 dt ये कर रहे हैं, एंड रेंज इज 0 से 10 सेकेंड ना। यस, कम ऑन गेट द आंसर। 170 कूलम आ रहा है। कितने बच्चों का आ चुका है? हाथ ऊपर करें जल्दी से। शाबाश, बेसिक इंटीग्रेशन है। ये सवाल करवाना मेरा उद्देश्य नहीं, इन सवालों के तो छोटे छोटे मैसेज देने हैं। करंट वाज कांस्टेंट, सिंपली मल्टीप्लाई करिए। करंट वाज वेरिएबल, मल्टीप्लाई मत करिए, इस बार इंटीग्रेट करिए। आई थिंक बच्चों का आंसर होगा 3t² 2 + 2t, एंड दिस इज 10 एंड 0। ऑब्वियसली 150, 150 + 20 170 कूलम। ये बेसिक जानकारी थी चार्ज के बारे में। कंफर्टेबल हैं आप लोग? चलिए, हमने चार्ज के बारे में समझ लिया है। यूं समझो, आज के बाद अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक छोटी सी बात करूं आपसे। मान लीजिए बच्चों में कोई स्फीयर है और मैं बोल रहा हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पे है। ये कोई स्फीयर है, इस पे कोई नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दो अलग अलग बात कर रहा हूं मैं। यस, कोई स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा स्फीयर है नेगेटिवली चार्ज है। यस, ये प्लस किस बात को शो कर रहा है? इज इट प्रोटॉन? इज इट प्रोटॉन? Deficiency of electron. Make sure this plus is not about proton, that is about the deficiency of electron. Is it electron? No, that is excess of electron. बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। ध्यान दीजिए कि यूं समझो यार, अपनी बॉडी में दो स्टेट हो सकती हैं, या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब जब अपने ऑब्जेक्ट में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको मैं प्लस से डिनोट करता हूं, तो प्लस इज इंडिकेटिंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब जब मेरी बॉडी का स्टेटस ऐसा है कि उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसको मैं किससे शो करता हूं? माइनस से। दैट इज ऑलवेज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको माइनस से। क्लियर है? मेक श्योर ये प्लस प्रोटॉन नहीं है, मेक श्योर ये माइनस भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बॉडी के स्टेटस को दिखाने का तरीका है। दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, मींस this body is having deficiency of electron, this body is having excess of electron. ये था बेसिक। शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में कुछ स्टैंडर्ड 7-8 प्रॉपर्टीज हैं, वो हमें डिस्कस करनी है। आपने देखा होगा कि सीबीएसई बोर्ड वालों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है, राइट एनी 3 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, राइट एनी 5 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ऐसा कहानी पूछते उधर, इधर कोई कहानी नहीं पूछेगा। एक्चुअली हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज को रटना नहीं है, उनकी समझ डेवलप करनी है। वो प्रॉपर्टीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाली है। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में उन प्रॉपर्टीज का यूज रहेगा। तो प्रॉपर्टीज हम सीखने जा रहे हैं। आइए, सबसे पहला प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर।
एडिटिव नेचर। हम बोलते हैं चार्ज इज हैविंग एडिटिव नेचर। व्हाट डज इट मीन? अगर किसी सिस्टम के अंदर, किसी सरफेस के अंदर एक सिंगल चार्ज की बजाय 2 3 4 5 चार्जेस रहेंगे, मैं बोलूंगा भाई टोटल चार्ज लाओ, तो आपने क्या करना है? सभी को सम अप कर देना है। तो सभी को सम अप करके आप नेट चार्ज बता पाते हैं किस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे? एडिटिव नेचर। व्हाट आई मीन इज, मान लीजिए मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, गॉस थ्योरम। मैं आगे की बातें यूज करूंगा, कर सकता हूं ना? बहुत बढ़िया। क्लोज सरफेस, बच्चों मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, जैसा कि होगा कुछ भी, मान लो +15 कूलम, +3 कूलम और कुछ भी -2 कूलम। मैं बोलता हूँ यार इसके अंदर 3 चार्जेस हैं, मैंने कहा इसका टोटल चार्ज बताओ। क्या करने वाले हैं? सम अप करिए। ऑब्वियसली क्यू नेट कितना बन रहा है ये? इज इट +16 कूलम? यस। तो कहने का मतलब ये है कि किसी बॉडी में अगर एक सिंगल चार्ज के बजाय 2 3 10 20 50 चार्ज रहेंगे, मैं बोलूंगा भाई नेट चार्ज बताइए, तो आपने क्या करना है? सभी को सम अप कर देना है। और ऐसा किस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कर रहे हैं? एडिटिव नेचर। ये था पहला प्रॉपर्टी। जिनको लिखना है लिखते जाएं प्लीज, अलग से टाइम नहीं मिलेगा। जिनको लिखना है लिखते जाएं, जो जो बातें काम की लगती है आपको लिखते जाएं, अलग से टाइम नहीं मिलेगा लिखने का। दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट टेक्निकल वर्ड है, चार्ज इज इनवेरिएंट। बच्चों इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये है कि चार्ज का वैल्यू उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। आई थिंक करना भी नहीं चाहिए। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि यार वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तुम लोग फट से वैल्यू बताते हैं ना 1.6 जो भी है। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में तो भी वही बताते हो। मैं बोलूंगा नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन तो मोशन में है, तो फिर वही वैल्यू बताते हो। इवन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है तो भी वही बताओगे, इलेक्ट्रॉन रिटार्ड हो रहा है तो भी वही बताओगे। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन चल रहा है कि रुका हुआ है कि फास्ट चल रहा है कि स्लो चल रहा है, उसके चार्ज की वैल्यू पर असर है कि नहीं है? नहीं है। ऑब्वियसली चार्ज की वैल्यू स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। और इसी बात को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं? चार्ज इज इनवेरिएंट। तो क्या मतलब हो गया इसका? चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करे, ये इसका मतलब हो गया। ये टर्म भी आप ध्यान रखें। मीनिंग तो आपने समझ लिया, बहुत कॉमन वाली बात है, लेकिन टर्म याद रखें। कई बार अपने क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, 4 स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सा करेक्ट है या कौन सा इनका होता है ना, इस तरह के, वहां पे इस तरह की भाषा यूज की जाएगी, चार्ज इज इनवेरिएंट वगैरह वगैरह। तो टर्म भी जरूर याद रखें, चार्ज इनवेरिएंट है मतलब स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड, चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन चार्ज कंजर्वेशन में आप सब जानते हैं, हम ये बोलते हैं कि चार्ज ना तो प्रोड्यूस होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन पता है जो चार्ज कंजर्वेशन हम पढ़ते हैं, दैट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल मेंबर, दैट इज ऑल अबाउट द सिस्टम। किसके बारे में है? सिस्टम। क्योंकि अगर आप ये बोलते हो कि चार्ज ना तो प्रोड्यूस होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, इंडिविजुअल चार्ज प्रोड्यूस भी हो सकता है और इंडिविजुअल चार्ज तो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो बच्चे जो चार्ज कंजर्वेशन हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं ना, दैट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल मेंबर, दैट इज ऑल अबाउट द सिस्टम। एंड सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, और बेटर शब्द क्या रहेगा? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसा सिस्टम जिसका किसी दूसरे से कोई कनेक्शन या कोई लेना देना ना हो, उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। और जैसा कि मैं कह रहा था कि इंडिविजुअल चार्ज तो प्रोड्यूस भी हो सकता है और डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, बोला ना मैंने आपको, मैं दिखा सकता हूँ आपको, और जो आपने पढ़ा उसी से दिखाऊंगा। मॉडर्न पढ़ लिया ना आप लोगों ने? पेयर प्रोडक्शन, फोटोन गिरेगा, 1.02 मेगा वगैरह, वो खत्म होगा, बदले में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनेगा, ये आपने पढ़ा होगा। ये देखिए, एक फोटोन कंडीशन आप जानते हैं ना, एनर्जी मोर देन 1.02, ये खत्म होगा, बदले में क्या बनेगा? ये बनेगा। देखना, प्रोसेस केवल इलेक्ट्रॉन नहीं था, प्रोसेस केवल इलेक्ट्रॉन है। बोलिए, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस हुआ है? यस, यस, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। देखो देखो ना, प्रोसेस केवल इलेक्ट्रॉन नहीं था, प्रोसेस का इलेक्ट्रॉन है। बोलिए, इंडिविजुअल चार्ज प्रोड्यूस हुआ है ना? यस। प्रोसेस के पहले पॉजिट्रॉन नहीं था, अभी पॉजिट्रॉन है, क्या इंडिविजुअली पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है? यस। सो मेक श्योर इंडिविजुअल चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो फिर हम जो चार्ज कंजर्वेशन गाते हैं वो किसके बारे में? सिस्टम। यस, बिफोर दिस प्रोसेस टोटल चार्ज वाज 0 and after this process total charge is still 0. charge conservation is about individual member या system। किसी भी प्रोसेस के पहले whatever reaction, whatever phenomena, whatever process you are dealing with, कोई भी प्रोसेस आपकी दुनिया में होता है, whatever chemical process, nuclear process, whatever happening, जो भी होता है होने दो, किसी भी प्रोसेस के पहले का टोटल चार्ज
तो प्रोसेस के बाद का टोटल चार्ज हर हाल में कंजर्व रहेगा, वो ना कम होने वाला ना ज्यादा होने वाला है। इस प्रोसेस के पहले का चार्ज 0, इस प्रोसेस के बाद इंडिविजुअल चार्ज तो प्रोड्यूस हो गए भाई, लेकिन टोटल चार्ज स्टिल 0। उल्टा कर लेते हैं इसका, पेयर रिलेशन। वहां इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मर्ज होंगे और बदले में एक फोटोन की दो फोटोन, एक फोटोन की दो फोटोन, मॉडर्न पढ़ लिया आप लोगों ने, दो फोटोन, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, दो फोटोन। एक फोटोन रहेगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे होगा भाई, कुछ याद आया तो ध्यान रखें। चलिए, तो फिर वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। मुझे वो फिनोमेना नहीं पढ़ाना आपको, मुझे तो अपनी वाली बात करनी है। यस, इस प्रोसेस के पहले इलेक्ट्रॉन था, प्रोसेस के बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या इलेक्ट्रॉन रहा कि डिस्ट्रॉय हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। इंडिविजुअल चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, इंडिविजुअल पॉजिट्रॉन भी डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन प्रोसेस के पहले टोटल चार्ज वाज 0, प्रोसेस के बाद भी टोटल चार्ज इज 0। सो मेक श्योर जो चार्ज कंजर्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, जो भी आपको आता है, वो सब किसके बारे में है? पूरे सिस्टम के बारे में है। और देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, उसके 3 फोटो बनाता हूँ। कोई क्लोज सरफेस, गॉस थ्योरम, यस। मान लीजिए +10 कूलम, +12 कूलम, -2 कूलम, +15 कूलम, इलेक्ट्रिक -5 कूलम। एक क्लोज सरफेस मेरे पास है बच्चे, और उसमें मैंने 3 फोटो उसके सामने बनाए। जरा देखना, इस क्लोज सरफेस का टोटल चार्ज कितना है? +10, इसका भी +10 और इसका भी +10। हाँ हाँ, क्लोज सरफेस है, मैं तो और अच्छा बोल देता हूँ, आइसोलेटेड क्लोज सरफेस। हाँ जी, मेरे पास आइसोलेटेड क्लोज सरफेस है। बोलिए टोटल चार्ज चेंज हो रहा है कि सेम सेम? सेम सेम, 10 10 10। लेकिन टोटल पॉजिटिव चार्ज शायद चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज चेंज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या कहें? आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, टोटल पॉजिटिव चार्ज कंजर्व्ड या मे चेंज? यस, ध्यान दीजिए, जो आप चार्ज कंडीशन पढ़ते पढ़ाते हैं वो क्या बोलता है? आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हर हाल में कंजर्व रहेगा, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। इन टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज कंजर्व रहेगा कि चेंज हो सकता है? होगा कि हो सकता है? तो लिख लो, फोटो बना लो जिसको चाहिए। तो जो स्टेटमेंट होता है ना, अपने पास 4 लैंग्वेज देते हैं, बोलते हैं बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है या कौन सा करेक्ट है, पूछते ना कई बार। यस, मुझे आंसर दीजिए जरा, मैं 2-4 लैंग्वेज बोलता हूँ आपके सामने, जरा पहचाने ट्रू फॉल्स के बारे में। रेडी? यस, आंसर दीजिए मुझे। यस, इंडिविजुअल चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, इंडिविजुअल चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। टोटल चार्ज विल बी कंजर्व्ड, total charge will be conserved, total positive charge will be conserved, total negative charge will be conserved। conserved या may change? must change या may change? वेरी गुड, खेल समझ में आ गया होगा। तो बच्चे, आप जो चार्ज कंडीशन पढ़ते पढ़ाते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द टोटल चार्ज, दैट इज ऑल अबाउट द सिस्टम। सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम, ना परफेक्ट वर्ड क्या रहेगा? आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप चाहें तो इसके बारे में लिख सकते हैं। ये सवाल से हमें क्या पता लग रहा है? अच्छा सुनो सुनो, एक क्वेश्चन उसमें आया हुआ है बहुत पुराने टाइम में। क्वेश्चन, यस आंसर दीजिए मुझे अभी भी। इन आवर एटमोस्फियर टोटल पॉजिटिव चार्ज इज कंजर्व्ड। हाँ, ट्रू या फॉल्स? वेरी गुड, ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी जमाने के अंदर। हमारा जो एटमोस्फेयर में टोटल चार्ज तो कंजर्व है, लेकिन टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव कंजर्व है कि नॉट कंजर्व? वेरी गुड, आई थिंक यही बात हो गई ना वो। लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए। लिखें कि इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, total charge is conserved, but total positive or negative charge, total positive or negative charge may change, may change। सहमत है मेरी बात से? दिस वाज अबाउट द चार्ज कंजर्वेशन। ये था थर्ड प्रॉपर्टी। चीजों को आगे बढ़ाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज अबाउट क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन,
यार हम लोग हमेशा बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज पैरामीटर, तो ये क्वांटाइजेशन का लफड़ा क्या, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप देखते हो ना फिजिक्स में इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ते हैं, हर एक को तो क्वांटाइज नहीं बोला ना, चार्ज को क्वांटाइज बोलते हैं। तो पहले हमें सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है। क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हर एक वैल्यू अवेलेबल ना, हर एक वैल्यू अवेलेबल ना हो, कंटिन्यूस वैल्यू अवेलेबल ना हो, बल्कि डिस्क्रीट वैल्यूज हो। डिस्क्रीट मतलब पैकेट्स के फॉर्म में वैल्यूज हो, बंडल्स के फॉर्म में वैल्यूज हो, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटाइज पैरामीटर। अपनी इस बात को समझाने के लिए मैं एक देसी एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। वो सुने आप। किसी भी फिजिकल पैरामीटर को क्वांटाइज बोलने के लिए मेरे पास दो शर्तें हैं, जो मेरी दोनों शर्तें पूरी कर देगा उसको क्वांटाइज बोल देंगे, वरना तो नहीं बोलेंगे। दो शर्तें क्या, पहली बात, उसकी कोई ना कोई मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। उस क्वांटिटी की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कोई ना कोई होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसके नीचे कभी भी नहीं जाएगा। दैट मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटा। क्या बोलते हैं उसको, क्वांटा। ठीक है, एक बात। दूसरी शर्त यह है कि उसकी बाकी जितनी भी वैल्यूज रहेंगी ना, वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू का केवल और केवल इंटीजर मल्टीपल, मल्टीपल नहीं इंटीजर मल्टीपल होगा। फ्रैक्शन मल्टीपल नहीं चलेगा, डेसिमल मल्टीपल भी नहीं चलेगा, सिर्फ क्या चाहिए, इंटीजर मल्टीपल। जहां जहां ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएगी उसको क्या बोल देंगे, क्वांटाइज बोल देंगे। अपनी बात को समझाने के लिए मैं एक देसी एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लेता हूं मैंने एक पैरामीटर बना लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट की मैंने पैरामीटर बना लिया। मैंने एक बार बताओ, अगर ये क्लास चल रही है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 1। अरे क्लास चले तो कितना होगा, 1। भाई 0 होगा तो भी क्लास नहीं चलेगा ना। क्लास चला तो बताइए स्टूडेंट की मिनिमम संख्या कितनी हो सकती है, 1। इससे नीचे तो होगा तो क्लास नहीं चल रहा है, क्लास चल रहा है 1 स्टूडेंट हो गया। अगर हम ज्यादा स्टूडेंट की बात करें क्लास में, वो एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5, 10, 20 कुछ भी हो सकते हैं। सही बात है। तो बोलिए क्या मिनिमम वैल्यू इज देयर, minimum value is there and all other values are integer multiple of that minimum value। क्या मेरी दोनों शर्तें पूरी हो रही है, यस। मुझे बताइए क्लास में कभी 7.2 स्टूडेंट होंगे क्या, 1 का डेसिमल मल्टीपल होगा कि असंभव, असंभव। क्या क्लास में कभी 5/3 स्टूडेंट होंगे क्या। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल ही आ रहा है, डेसिमल मल्टीपल या फ्रैक्शनल मल्टीपल होगा कि असंभव है, असंभव है। बोलिए क्या मेरी दोनों शर्तें पूरी हो रही है, यस। इसीलिए हम बोल सकते हैं ये पैरामीटर क्या है, क्वांटाइज पैरामीटर है। क्लियर, ये मैंने समझाने के लिए बोला था। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, चार्ज। साइंटिस्ट है मिलिकन, नाम सुना होगा, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप को बारीक बारीक ड्रॉप्स में कन्वर्ट किया, एटमाइजर के द्वारा, उन पे चार्ज बनाया, चार्ज बना के उसको मेजर कर लिया, और मेजर करके कंक्लूजन क्या निकला कि दुनिया में सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज। इलेक्ट्रॉन चार्ज का वैल्यू भी वहीं से निकला जो कि हमें याद होता है, 1.6 वगैरह जो भी है, वो सारी वैल्यू किससे निकला, मिलिकन के एक्सपेरिमेंट से निकला। और मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूव कर दिया कि दुनिया में सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज। और बाकी सब चीजों पे जो भी चार्ज रहेगा वो इलेक्ट्रॉन चार्ज का हमेशा इंटीजर मल्टीपल होगा। क्या दोनों शर्तें पूरी हो रही है, यस। इसीलिए हम बोल सकते हैं चार्ज इज क्वांटाइज पैरामीटर। अब इसके बारे में दुनिया भर की जानकारी है जो कि आपको नोटिस करनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। आपके लेवल पर तो ये क्वेश्चन ही बन सकता है, विच एक्सपेरिमेंट कंफर्म्ड अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाम याद होना चाहिए, यस बिल्कुल, लिखते जाएं। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, लिखते जाएं। मैंने बोला है ना आपके यहाँ इन्फॉर्मेशन या नाम वाम भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। किस एक्सपेरिमेंट से पता लगा चार्ज की क्वांटाइजेशन के बारे में, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिनिमम पॉसिबल चार्ज दैट वाज क्वांटा बोलते हैं उसको हम लोग, क्वांटा की वैल्यू E एंड दैट इज 1.6 10⁻⁹ कूलम, ये रहेगा। थर्ड, other charges Q that is n times of E। मिनिमम चार्ज E है एंड अदर चार्जेस क्या रहेंगे, दैट इज ऑलवेज n टाइम्स ऑफ E, वेयर n शुड बी, वेरी गुड, n शुड बी +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये सारी बातें कंक्लूड करने वाला एक्सपेरिमेंट कौन सा है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एंड दिस वाज अबाउट द क्वांटाइजेशन। भाई मैं बताऊंगा इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक बार सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि मिनिमम चार्ज E होगा और बाकी सब क्या होगा, E का इंटीजर मल्टीपल होगा, ये बात समझ में आ गई। बाद में एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आ गया। एक साइंटिस्ट है गेलमैन, उन्होंने क्वार्क पार्टिकल डिस्कवर कर लिया, क्वार्क पार्टिकल। और क्वार्क पार्टिकल का जो चार्ज था ना वो E/3 और 2E/3 था। अरे ये बोला कि E के नीचे बात नहीं होगी,
ये बोला कि ई के नीचे बात नहीं होगी, और ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास तो पार्टिकल है जिनका चार्ज ई से भी कम है। तो बोलो बोलो क्वार्क पार्टिकल उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं ना, और अपोज कर रहे हैं इसीलिए क्वार्क पार्टिकल को बोलते हैं इसका एक्सेप्शन। इसके बारे में क्या क्या जानकारी है? फोर्थ, एक्सेप्शन। यस, क्वांटाइजेशन के एक्सेप्शन में कौन से पार्टिकल का नाम आता है? क्वार्क पार्टिकल, क्वार्क। तो आपके लेवल पर तो ये क्वेश्चन बन सकता है ना, विच पार्टिकल इज द एक्सेप्शन ऑफ क्वांटाइजेशन? नाम डाल देंगे कुछ भी, क्वार्क पार्टिकल, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, कुछ भी नाम डाल देंगे। यस, किसका नाम आना चाहिए? क्वार्क पार्टिकल। बच्चों इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो क्या है? दो तरह के क्वार्क बताए गए, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को यू लिखते हैं, डाउन को डी लिखते हैं। अप क्वार्क का चार्ज बताया गया है +2e/3 और डाउन का बताया गया है -e/3। थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है, लर्न करना पड़ेगा। ये जो साइंटिस्ट है जिन्होंने क्वार्क पार्टिकल डिस्कवर किए, उन्होंने दो तरह के क्वार्क पार्टिकल बताए हैं, दोनों के चार्जेस ये हो गए हैं, और आप देख रहे हैं वाकई में ये उसका अपोज कर रहे हैं, उसका एक्सेप्शन हो गया है। पूछा गया भाई कहाँ है क्वार्क पार्टिकल, तो इन्होंने बोला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर मेड ऑफ क्वार्क पार्टिकल। इन्होंने बोला कि अगर आप प्रोटॉन को फर्दर ब्रेक करेंगे तो क्वार्क मिलेंगे, न्यूट्रॉन को फर्दर ब्रेक करेंगे तो आपको क्वार्क मिलेंगे। मतलब इनका ये कहना था कि आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बने हुए हैं? क्वार्क पार्टिकल से बने हुए हैं। बोले कैसे बने, हिसाब बताओ। हिसाब हिसाब ये बताया गया, ये देखिए, 2 अप + 1 डाउन, दैट इज मेकिंग प्रोटॉन। इन्होंने बोला कि 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर क्या बना हुआ है? प्रोटॉन। बोले कैसे, हिसाब बताओ। चार्ज को बैलेंस करके बताया, ये देखिए 2 अप क्वार्क का चार्ज कितना है? प्लस का 2e/3, 1 डाउन बोले तो माइनस का e/3। इज इट मेकिंग प्लस ई? तो जो गेलमैन साइंटिस्ट है जिन्होंने क्वार्क पार्टिकल को डिस्कवर किया, उनका कहना क्या है? प्रोटॉन इज मेड ऑफ 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क, उसको इस तरह सेटिस्फाई करके बताया। बोले न्यूट्रॉन का क्या हिसाब है? 1 अप + 2 डाउन, दैट इज मेकिंग न्यूट्रॉन। 1 अप बोले तो प्लस का 2e/3, +2 डाउन बोले तो माइनस का e/3। इज इट 0? इस तरह सेटिस्फाई। आप लोगों के लेवल पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैं बोल के बताता हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट आएगी, बोले सब पूछा कैसे जाएगा। यस, 1 प्रोटॉन इज मेड ऑफ, 4 ऑप्शन देंगे, 2 अप + 2 डाउन, 1 अप + 2 डाउन, 2 अप + 1 डाउन, 1 अप + 1 डाउन। कम ऑन, 2 अप + 1 डाउन। न्यूट्रॉन इज मेड ऑफ, और कभी एग्जाम में कंफ्यूजन आ जाए तो क्या बना के देख सकते हैं ना? अगर मुझे चार्जेस याद हो गए हैं तो मान लो मैं कंफ्यूज हो गया कि यार 1 अप + 2 डाउन था कि 2 अप + 1 डाउन था, तो तुरंत मैं रफ में हिसाब करके देख लूंगा, तो हम जान लेंगे कि वो किससे बने हुए हैं। लिखते जाए, इनको लिखना है, लिखते जाए। तो ये क्वांटाइजेशन की सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। अब इसको लेकर एक क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, जरा उस पर आते हैं। किसी बुक में एक क्वेश्चन अवेलेबल है कि क्वार्क पार्टिकल डिस्कवर हो गया है, तो बताइए क्वांटाइजेशन अभी भी वैलिड मानते हैं ना? क्वांटाइजेशन तो अभी बोलते हैं। सवाल पूछ रहा है किताब में, क्वार्क पार्टिकल डिस्कवर हो गया तो क्वांटाइजेशन स्टिल वैलिड कि इनवैलिड? वैलिड, अभी भी वैलिड। बोले क्यों? हाँ हाँ, कारण बताएं। हाँ शाबाश, बोले। नहीं, एक्सेप्शन तो है नहीं, और कोई कारण? शाबाश। हाँ हाँ, फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, वेरी गुड, दिस इज द प्रॉपर वर्ड, ध्यान दीजिए। ये माना है कि नेचर में कहीं भी इंडिपेंडेंटली अप क्वार्क या डाउन क्वार्क अवेलेबल नहीं है। प्रोटॉन को तोड़ेंगे तो क्वार्क मिलेंगे, न्यूट्रॉन को तोड़ो इंडिविजुअली या फ्री एग्जिस्टेंस इनका अवेलेबल नहीं है। नेचर में कभी भी कहीं भी इंडिविजुअली अप क्वार्क या इंडिविजुअली डाउन क्वार्क अवेलेबल नहीं है, तो इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। इसी आधार पे आज भी क्वांटाइजेशन फेल है कि वैलिड चल रहा है? वैलिड चल रहा है। लिख लो, एक क्वेश्चन है किसी किताब का, लिख लो कि फ्री एग्जिस्टेंस नॉट देयर या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, independent existence of quark is not there. Is not there, so quantization is still valid. Quantization is still valid, बराबर चल रहा है। क्लियर है? ये किसी किताब का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, आपने आंसर ही बता दिया। ये तो बुक का क्वेश्चन है, मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है आपसे। चलिए मान लेते हैं, इमेजिन कर लो क्वार्क पार्टिकल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट अवेलेबल हो जाए। मान लो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अवेलेबल हो जाए, तब बोलो क्वांटाइजेशन वैलिड या इनवैलिड? हाँ, तब भी वैलिड, तब भी वैलिड, ये सीखना आपको। अरे भाई तब भी वैलिड,
क्वांटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि मिनिमम वैल्यू ई होनी चाहिए। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि स्मॉल पैकेट के मल्टीपल में चलना है बस। अभी स्मॉल पैकेट कौन है? ई। तब स्मॉल पैकेट कौन हो जाएगा? E/3। अभी हम बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज इज ई, तब मैं क्या पढ़ा दूंगा? क्वांटा ऑफ चार्ज इज E/3। अभी मैं बोल रहा हूँ सब कुछ ई के इंटीजर मल्टीपल में होगा। अगर वो हो जाएगा, E/3 हो जाएगा अवेलेबल, तो हम क्या पढ़ने लग जाएंगे? सब कुछ E/3 के इंटीजर मल्टीपल में होगा। तो बोलो क्वांटाइजेशन फेल हो रहा है कि बराबर चल रहा है? बराबर चल रहा है, बस क्वांटा चेंज हो जाएगा, बस स्मॉलेस्ट पैकेट चेंज हो जाएगा। इस बात को आप यूं समझो, थोड़ा देसी अगर बोले तो, जैसे मान लो अपन मोबाइल रिचार्ज कराते हैं ना, मान लो कोई कंपनी एयरटेल है मान लीजिए, मान ली उसका रिचार्ज कूपन केवल 50 रुपए वाला आता है और कुछ भी नहीं, मान ली 50 रुपए का, तो हमको 50 के मल्टीपल में चलना पड़ेगा। मान लीजिए मैं 80 रुपए का रिचार्ज कराना चाहूंगा, तो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। या तो 50 का करो या सीधे 100 का करो या सीधे 150 का, ये होगा ना। मान लो वही कंपनी 10 रुपए का रिचार्ज निकाल दे, तो क्या फिर हम 80 रुपए में जा सकते हैं क्या? पहले 50 के मल्टीपल में खेलते तो अब 10 के मल्टीपल में, लेकिन क्वांटाइजेशन तो चल रहा है ना, बस क्या पैकेट चेंज हो गया है। पहले स्मॉलेस्ट पैकेट वाज 50 रुपीज, अब स्मॉलेस्ट पैकेट विल बी 10 रुपीज, लेकिन क्वांटाइजेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। वही बात है। फिर आंसर बताइए मुझे, अगर इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अवेलेबल हो जाए, बोलिए क्वांटाइजेशन वैलिड या इनवैलिड? वैलिड, बट क्वांटा ऑफ चार्ज विल बी हाँ ई या E/3। दैट्स इट। चलिए और देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। कई बार हम क्या करेंगे, 4-5 चार्जेस आपको दे देंगे, बोलेंगे बताइए इनमें से कौन सा पॉसिबल है या कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो आप सिर्फ ये नोटिस करना, जो ई का इंटीजर मल्टीपल है वो पॉसिबल है, और जो उसका फ्रैक्शनल या डेसिमल मल्टीपल होगा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन लिखें, विच चार्जेस आर पॉसिबल, विच चार्जेस आर पॉसिबल। मैंने 4-5 चार्जेस यहाँ लिखे हैं, नोट कर लीजिए, बात करते हैं। जल्दी जल्दी काम करें प्लीज। चलो हेल्प कर दो मेरी। हाँ जी, इज इट पॉसिबल? दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। हाँ, इज इट फ्रैक्शन या इंटीजर है? वेरी गुड, पहचान गए ना आप लोग? यस। 17 का टेबल आना चाहिए। पूरा तो मेरे को भी नहीं आता 10 तक, पर 2-3 तक मैनेज कर लेते हैं। हाँ, 10 तक तो मेरे को भी नहीं आता, ठीक है ना। तो कुल मिला के कई बार क्या होगा, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, एक ऑर्डिनरी नंबर को भी जबरदस्ती फ्रैक्शन बना के लिख देगा। तो आपको पहचान में आना चाहिए कि यार ये तो फ्रैक्शन तो है नहीं, बेवकूफ बनाने के लिए जबरदस्ती ऐसा लिख दिया। ये सब आपको क्लिक करना चाहिए। और हाँ, इनका फिजिकल मीनिंग भी देखने आता हूँ। यस, इस पेन पर ये चार्ज है, द फिजिकल सिग्निफिकेंस इज 5 इलेक्ट्रॉन मिलाया कि हटाया? हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन हटाया। ये चार्ज है 8 इलेक्ट्रॉन मिलाया, और ये तो पॉसिबल नहीं है। +3e 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हटाया बॉडी बिकम्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मिलाया बॉडी बिकम्स नेगेटिव। ये सब आप जान रहे हैं, और शायद आप समझ गए होंगे ये चार्ज पॉसिबल क्यों नहीं है। यस, बोलो पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। तो भाई साहब, या तो आप 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे या सीधे 8 इलेक्ट्रॉन। 7.2 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ओबियसली जो इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर सकते हो या ऐड कर सकते हो यार, वो तो इंटीजर में ही होंगे ना। तो ऑब्वियसली जो चार्ज प्रोड्यूस होगा आपकी बॉडी के ऊपर, वो भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई हो सकता है। क्या वो फ्रैक्शनल या डेसिमल मल्टीपल संभव होगी? असंभव, असंभव। दैट इज द मीनिंग। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे, रुकना नहीं किसी को भी, आगे बढ़े इसको। इस बार मैंने कुछ चार्जेस कूलम में दे दी है। अगेन मेरा क्वेश्चन वही है कि कौन पॉसिबल है या कौन पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है पहले हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेने चाहिए। आई थिंक हमें हर चार्ज में इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड करके जानना चाहिए ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे इंटीजर में आया तो पॉसिबल हो जाएगा, और इंटीजर नहीं आया तो पॉसिबल नहीं होगा। जरा पेन चलाएं और जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना है। सब लोग पेन चलाएं, कष्ट करना है। यस, बोलिए इसमें एन कितना आ रहा है पहले में, जल्दी बोलिए। 4 आ रहा है? श्योर? मैं चेक नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरे में बोलिए 5 आ रहा है कुछ लोगों का, 5 या 0.5? कंफर्म करें, मैं चेक नहीं करूंगा और बाद में करेक्ट भी नहीं करूंगा। एक बार जो लिख दिया लिख दिया। बोलिए 0.5 या 50? 5 आ रहा है? चेक कर लो, पेन चला लो। कुछ लोग 5 बोल रहे हैं, कुछ 0.5 बोल रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। 0.5 श्योर? कुछ देखो भाई। हाँ, एन इज 0.5। यस, एन इज, कम ऑन। हाँ, पेन चलाओ, पेन चलाओ, इशारे में बात मत करो, जल्दी पेन चलाओ। बोलो कितना आ रहा है? 30 या 0.3? श्योर? कितने लोग बोल रहे हैं 30 आ रहा है? हाथ पकड़े जल्दी से।
ज्यादा लोग 30 बोल रहे, 30 लिख देता हूँ। पेन चलाओ भाई, पेन चलाना ही है। इधर कष्ट नहीं करेंगे तो एग्जाम में दिक्कत होगा। पेन चलाने की आदत रखें ताकि उधर जब पेन चलाना पड़ेगा तो कष्ट नहीं होना चाहिए। यस, तो आपने जान लिया। अगर मैं कहीं पूछूंगा यार ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज का डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। इंटीजर है तो पॉसिबल है और इंटीजर नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। बोलिए, पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल एंड पॉसिबल। इस तरह से हम चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इक्विवेलेंट टू 1 कूलम चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इक्विवेलेंट टू 1 कूलम चार्ज। मेरा सवाल यह है आपसे कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। तो आओ बना के देख लेते हैं यार। यू नो n बराबर q बाई ई ना। चार्ज कितना, 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन चार्ज का डिवाइड दे दूं मैं। ये लीजिए, मैंने इसका डिवाइड कर दिया। हाँ, कितना है, +18 या -18? +18 श्योर, बराबर, वेरी गुड। तो आई थिंक मुझे लगता है 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड आंसर है, और मेरी सलाह है कि बच्चों को इसको याद भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प कर सकता है। यस, 1 कूलम चार्ज इज मेड ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आ जाएगा ये सबको। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, और ये सवाल कराने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था, फील लाओ दिमाग के अंदर। 1 कूलम चार्ज, हम लोग सवाल में बोलते हैं ना, इसको एक कूलम दिया, उसको 10 कूलम दिया। अरे 1 कूलम चार्ज किससे बना है, 100-200 इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, क्या ये मिलियन बिलियन से भी ऊपर जा रहा है। मिलियन बिलियन, 10⁻18। तुम्हारा कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। कैलकुलेटर में 8 डिजिट होता है ना, 10 डिजिट ले लोगे, 12 डिजिट ले लोगे, बे ये क्या चल रहा है, 10⁻18, क्या बर्बाद हो जाएंगे। समझ रहे हैं, गिनने बैठेंगे बर्बाद हो जाएंगे। तो एक दिमाग में फील लाओ, 1 कूलम चार्ज 10, 20, 100, 500 इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता है भाई साहब। कितने, हाँ, क्या वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इतना फील दिमाग में आके तो बताइए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज सिग्निफिकेंट या वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल, ये फील होना चाहिए। मैं स्टेम में पूछ सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज सिग्निफिकेंट या वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल, बिल्कुल। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज सिग्निफिकेंट होता तो 1 कूलम चार्ज 100, 200, 500, 1000 इलेक्ट्रॉन से बन जाना चाहिए। यार 1 कूलम चार्ज तो इतने बड़े नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, खुद 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो वेरी स्मॉल है। एक बात पे पक्की हो गई है। दूसरी बात, बुक्स में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो हम क्वांटाइजेशन पढ़ रहे हैं ना चार्ज का, दिस इज इनसिग्निफिकेंट एट द मैक्रो चार्जेस, इट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट एट द मैक्रो चार्जेस। बिल्कुल जस्टिफाइड बात है। क्यों, चार्ज 2 तरह के, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटे छोटे चार्ज, नैनो कूलम या बहुत छोटे छोटे चार्ज में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या लिमिटेड आएगी, 100, 200, 500, 1000। अगर मैं 1 कूलम, 2 कूलम, 10 कूलम चार्ज लूंगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या इतनी बड़ी संख्या आने वाली है। और इतनी बड़ी संख्या जो आएगी वो ओब्वियसली इंटीजर ही होने वाली है। ओब्वियसली वो क्या होने वाली, इंटीजर। क्या बताएंगे क्या है, फ्रैक्शन है या डेसिमल या इंटीजर है, ये पता लग रहा है ना। इसको देख के इसको डेसिमल मत समझ बैठना। 10⁻18 बिठाऊंगा तो 0 0 बोर्ड खत्म हो जाएगा, ये पता लग रहा है ना आप लोगों को। तो इसका मतलब बड़े चार्जेस की बात करेंगे, की बात करेंगे तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने वाला है वो डेफिनेटली क्या आने वाला है, इंटीजर ही आने वाला है। इसीलिए एक स्टेटमेंट दिया जाता है, क्वांटाइजेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रो लेवल चार्जेस एंड क्वांटाइजेशन बिकम्स इनसिग्निफिकेंट फॉर मैक्रो चार्जेस। लिखना चाहिए, क्वेश्चन है ये। तो इसी के आगे लिखो, पूरा लाइन लिखते हैं। इससे मैं क्या सीखने को मिल रहा है, लिखें कि इलेक्ट्रॉन चार्ज इज वेरी स्मॉल, इलेक्ट्रॉन चार्ज इज वेरी स्मॉल, so quantization of charge becomes insignificant at macro charges, insignificant at macro level charges, यानी बड़े चार्जेस के लिए मैक्रो लेवल चार्जेस। मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको, ठीक है। ये था चार्ज के क्वांटाइजेशन के बारे में छोटी छोटी बातें जो मैंने आपसे डिस्कस की है। मैं आपको प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ा रहा था, 4 प्रॉपर्टी हो गई है। फिफ्थ, 5वां प्रॉपर्टी। 5वां प्रॉपर्टी में है, हमें पूछा जाता है कि बेसिकली जो अपना चार्ज है क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है। मॉड्यूल 4 और 5 में आप लोग 3 तरह की चीजें पढ़ते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है EMW, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। हमसे पूछा जाता है कि कब कब हमारा चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है। पहले अपन सीख लेते हैं, फिर मैं आपको सिस्टम में लिखवा दूंगा।
और यहाँ कुछ बात करते हैं, कॉमन सेंस की बात है। बच्चे मान लो चार्ज है, चार्ज मान लो रेस्ट पे है, अभी मैं लिखवा दूंगा चार्ज रेस्ट पे है। बॉस अगर चार्ज वाकई में स्टैटिक के रेस्ट पे है तो उसके आसपास जो उसका असर रहेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी क्या बनाने वाला है ये? चार्ज अगर मोशन में है तो मैंने सुना है चार्ज के अलावा इक्विवेलेंट टू करंट, और करंट बन गया भाई साहब तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यार तुमने तो पूरा चैप्टर नाप दिया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ याद है कि नहीं? तो इसका क्या बनाने वाला है? ई एंड बी दोनों बनाने वाला है। यस, लेकिन बॉस मैंने सुना है मोशन भी दो तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। सही बात है ना? यूनिफॉर्म मोशन बोले तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोले तो वेलोसिटी वेरिएबल। इट में इंक्रीज और इट में डिक्रीज, बट वेलोसिटी इज वेरिएबल। कॉमन सेंस। यस, यूनिफॉर्म मोशन है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि चार्ज के इक्विवेलेंट जो करंट बनेगा वो भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट करंट से जो बी बनेगा वो भी कांस्टेंट है, यानी ई एंड बी कांस्टेंट। आपकी स्पीड चेंज हो रही है तो जो करंट बनेगा वो भी वेरी कर रहा है। बॉस वेरिएबल करंट से जो बी बनेगा वो भी वेरी करेगा। ओके ओके, इसका मतलब यहाँ जो बी बनेगा वो वेरिएबल होगा। और आपने फेराडेज लॉ पढ़ा है, पीएमआई फेराडेज लॉ, यू नो, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा ना, वो एडी करंट वगैरह घूमते उधर। बहुत बढ़िया। तो क्या रहा? इट इज वेरिएबल, then obviously current is variable, obviously B produce is variable, and variable B is producing variable E, and variable B और वेरिएबल E का ये जो स्पेशल फॉर्मेट है इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑब्वियसली इसका नाम वेव्स होना भी चाहिए। आपने वेव्स चैप्टर पढ़ लिया क्या? वेव बोले तो फ्लक्चुएशन, वेव बोले तो वेरिएशन, वेव बोले तो चेंजेस। ऑफ कोर्स वेरिएशंस आर देयर whenever fluctuations are there, whenever disturbances are there, whenever changes are there, that is making wave. इधर देखो, इधर मान लो यार नदी में एकदम शांत पानी है तो उधर तो हम वेव नहीं बोलते ना, ये पत्थर मारते क्या बोला, अरे वेव बना। तो वेव की बात ही कब हुई? वेव शब्द कब आया? सब कुछ फिक्स है तब या वेरिएशंस है तब? वेरिएशंस, एंड ऑफ कोर्स this time you are having variations, that is a form of wave. In this way what you have? Electric field and magnetic field. Okay okay, electric field is there, magnetic field is also there, and both are variable. So this special format of energy is called electromagnetic wave. तो फाइनल करते हैं, चार्ज रेस्ट में होगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। चार्ज वेलोसिटी कांस्टेंट से चल रहा होगा तो ई और बी दोनों बनाएगा, लेकिन कांस्टेंट बनाएगा। अगर चार्ज वेलोसिटी वेरी कर रहा है उसका तो क्या बनाएगा? क्या बोल रहे हैं? ईएमडब्ल्यू बनाएगा। मॉडर्न फिजिक्स में एक स्टेटमेंट दिया जाता है, एक्सिलेटेड एंड रिटार्डेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। एक्सिलेटेड एंड रिटार्डेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। पढ़ा है कभी इस तरह की? मॉडर्न फिजिक्स में बहुत कॉमन भाषा चलती है। यस, एक्सिलेटेड और रिटार्डेड, इज इट नॉन यूनिफॉर्म मोशन? एक्सिलेटेड और रिटार्डेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस तरह की बातें आपको आनी चाहिए जो कि पूरे फिजिक्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होंगी। चलिए बना के लिखते हैं इसको। 5th पॉइंट, चार्ज पार्टिकल, फर्स्ट वेलोसिटी 0, only E, velocity non-zero but velocity constant, E and B. Third, velocity non-zero and velocity not constant. EMW. इस तरह समझ में आ जाएगा आप लोगों को? मैं बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखाऊंगा, उसमें रीडेबिलिटी भी कम रहती है और टाइम भी ज्यादा लगता है। आई थिंक इसे समझ में आता है। ठीक है, तो समझ में आ गया तो आंसर दे दो फिर मुझे। लिख दिया सबने? आंसर चाहिए। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ईएमडब्ल्यू बनेगा कि नहीं? ओके, आईआईटी का सवाल बोलता हूँ। 8-10 साल पहले आईआईटी में क्वेश्चन था, प्रोटॉन इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट विल प्रोड्यूस ईएमडब्ल्यू बनेगा। वेरी गुड, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोला है भाई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और भाई साहब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या बनेगा? ईएमडब्ल्यू बनेगा। और बच्चों यहीं से हम लोग बोल दे देते हैं कि एक्सिलेटेड और रिटार्डेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इट रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव। क्लियर? चलिए द 5th पॉइंट। 6 में लिखे हैं, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास।
चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिए। मुझे बताएंगे चार्जिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन। और यार इलेक्ट्रॉन का खुद का मास जीरो कि नॉन जीरो? नॉन जीरो। तो ऑब्वियसली अगर कहीं पे चार्ज है तो वहां मास तो जरूर हो रहा होगा ना। यस, मेक श्योर। अगर मान लीजिए जैसे कि मैं आपको इस चैप्टर में जब आगे बढ़ाऊंगा, आगे जाएंगे तो हमारे पास तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, लाइक कभी तार होगा, कभी प्लेट होंगी, शीट होंगी, स्फीयर, गोले शोले स्फीयर वगैरह। मान लो कोई होलो स्फीयर मेरे पास है। होलो स्फीयर का मतलब क्या हो गया? अंदर में मास है कि नहीं है? मास नहीं है तो बोलो वहां पे अंदर में चार्ज जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर बच्चे में किसी होलो स्फीयर को चार्ज देने की बात करूंगा तो आपने बोल दिया कि होलो स्फीयर के अंदर मास नहीं है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होलो पोर्शन में नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये बात पक्की हो गई है। और इस बात को मैं और भी दिखा सकता हूँ आपको। ये देखो आप, अगर मैं आज आपको बोलूं यार कोई ऐसा पार्टिकल बताओ जिसका मास भी नॉन जीरो और चार्ज भी नॉन जीरो। यस, अरे बोल दो प्रोटॉन। ऐसा क्या सोच रहे हो भाई? प्रोटॉन। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लिया आप लोगों ने, मैंने ऐसा सुना है। कौन है? प्रोटॉन। ओके, मास नॉन जीरो, चार्ज जीरो, बोलो। न्यूट्रॉन। कोई ऐसा पार्टिकल की मास तो जीरो हो एंड चार्ज नॉन जीरो। क्यों नॉन जीरो? तुम दुनिया भर का फिजिक्स केमिस्ट्री लगा लो, पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? ढूंढ लो, तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स में दुनिया भर के पार्टिकल पड़े ना, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, अल्फा, बीटा, गामा, क्या क्या पढ़ लिया होगा। यस यस, पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? तो आप देख रहे हैं चार्ज हो और मास ना हो, संभव कि असंभव? वही मैंने आपको लिखा, नॉट पॉसिबल। तो मेक श्योर चार्ज का एग्जिस्टेंस मास के बिना हो ही नहीं सकता। ये हमारे बहुत काम आने वाला है। अगर हमारे किसी ऑब्जेक्ट में होलो पोर्शन आ रहा होगा तो जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, थोड़ी देर में आने वाला है सारा कार्यक्रम, जब जब मैं किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो मैं ध्यान रखूंगा जहां होलो पोर्शन आ रहा होगा वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। समझते तो फिर और पूछता हूँ। बोलिए, जहां पर मास है वहां चार्ज, मास है तो चार्ज होगा कि हो सकता है? हाँ, होगा कि हो सकता है? हो सकता है। अब ऐसा मत बोल देना कि सर आपने कहा था बिना जहां मास नहीं वहां चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब जहां मास है वहां चार्ज जरूर होगा। नहीं नहीं, जहां मास है वहां चार्ज हो भी सकता है, और जहां मास है वहां चार्ज नहीं भी हो सकता है। तो मेक श्योर मास है तो चार्ज होगा कि हो सकता है? मास नहीं है तो चार्ज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा कि कतई नहीं होगा? दिनों कतई। हाँ, मास, अगर मास नहीं है तो चार्ज होगा कि कतई नहीं होगा? वी ऑल नो कतई। वेरी गुड। चलो, ये था 6। 7th बेटा भाई, 7 पॉइंट 7 लिखे हैं। इन कंडक्टर्स चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड at outer surface only, at outer surface only, while in अच्छा है, सुनो, इसमें भी कारण भी चाहो तो लिख लो। क्या लिखा अपन ने? चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट आउटर सरफेस ओनली, ब्रैकेट में कारण लिख दो। ये क्वेश्चन बनता है टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसका जवाब दूंगा आपको, टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। ये क्वेश्चन है बेसिकली, टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे लिखें, वाइल इन नॉन कंडक्टर्स चार्ज is distributed inside volume. Charge distributed inside volume. जी हाँ, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत काम का है बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर में जब मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, तरह तरह की चीजें हमारे पास आएंगी। कभी वायर होगा, शीट होंगे, प्लेट्स होंगे, स्फीयर, गोले शोले। अब जो चीजें होती है कोई ना कोई मटेरियल की बनी होंगी। मैंने सुना मटेरियल ब्रॉडली 3 प्रकार होते हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। ऑब्वियसली सेमी कंडक्टर अलग चीज है, वो इधर नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमारी चीजें अक्सर 2 ही मटेरियल की बनी होंगी, कभी कभी कंडक्टर और कभी कभी नॉन कंडक्टर। तो जब भी कोई चीज के बारे में बोलूंगा कि ये स्फीयर मेरे पास है, ये प्लेट मेरे पास है, मैंने इसको चार्ज दे दिया है, तो उस चीज का जब हम इलेक्ट्रिक बिहेवियर डिसाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल या दुनिया भर का स्टडी जब हम करेंगे, सबसे पहले हमें जानना या सीखना जरूरी है कि जो चार्ज आपने उस ऑब्जेक्ट को दिया है वो चार्ज उस पर कहाँ जाके टिका है। सेंटर पे जाके टिका है, सरफेस में गया है, अंदर गया है, कहाँ गया है पता होना चाहिए।
हमें एग्जैक्ट पता होगा कि चार्ज कहाँ जाके टिका है, तब जाके हम उसका इलेक्ट्रिक बिहेवियर डिसाइड कर पाएंगे। तो वही सब सिखाने के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाया है। क्या प्रॉपर्टी रहा, अगर हमारी चीज कंडक्टर की बनी हुई है तो बिना दिमाग लगे चार्ज ने कहाँ जाना है, अंदर की सरफेस, सरफेस की आउटर सरफेस, आउटर सरफेस। मेक श्योर मैं फोटो में दिखा दूंगा बच्चे, सरफेस भी दो प्रकार की हो सकती है, इनसाइड और आउटसाइड। कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे को, कहाँ जाना है, सरफेस की आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस। यूं समझो यार, कंडक्टर में तो दिमाग ही मत लगाना, कैसा भी कंडक्टर दे दें, टेढ़ा मेढ़ा गोल स्क्वायर व्हाटएवर कुछ भी दे दें, कंडक्टर बोलाना कहाँ जाना है, आउटर। यस, जवाब वही मिल जाएगा आपको एक बार। नॉन कंडक्टर हुआ तो कहाँ जाना है, सरफेस की वॉल्यूम में, वॉल्यूम में। बॉस नॉन कंडक्टर तो अंदर तो जाएंगे नहीं, जहां गड्ढा होगा, गड्ढा होगा, होलो पोर्शन, वहां जाना कि नहीं जाना। क्योंकि अभी आपने बोला था कि बिना मास के चार्ज हो ही नहीं सकता, तो ये बात सही है कि नॉन कंडक्टर में पूरे वॉल्यूम में जाएगा, लेकिन जिधर गड्ढा होगा, जिधर कैविटी होगा, उधर में जाना कि नहीं जाना, नहीं जाना। इन बातों को हमें ध्यान रखना है। इन बातों को समझने समझाने के लिए फोटो बनाता हूँ, उससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे मानिए मेरे पास कंडक्टिंग मटेरियल एंड नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर with cavity, conducting gadda, and this is non-conducting sphere with cavity. Conducting shell, non-conducting shell. These all are made of conductor. These all are made of non-conductor. Solid, 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 but with cavity. And these are having the fully hollow, the single radius. These are called shell. SHELL. पता है सब लोगों को कि तुम्हारा बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, CLL नहीं है, वे SHELL, that is shell. Shell बोलते हैं इसको, is conducting shell and that is non-conducting shell. Clear? आइए चार्ज की बातें कर लेते हैं बच्चों। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने इन सबको पॉजिटिव चार्ज दिया है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन तय करना है, वो से सब कौन है, कंडक्टर है ना। यस, आइए, आई थिंक इस कंडक्टर में कितनी सरफेस है, इनर आउटर है, सिर्फ आउटर है। वेरी गुड, तो यहाँ तो कोई मुद्दा नहीं, यहाँ तो जो भी चार्ज होगा कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे, आउटर सरफेस चला गया। यहाँ पर ये इनर सरफेस है और ये आउटर, हमें कहाँ जाना है, आउटर पे। मेक श्योर मैंने सरफेस नहीं लिखा है, आउटर सरफेस चला जाएगा। यहाँ भी ये इनर सरफेस है बच्चे और ये आउटर है, हमें कहाँ जाना है, आउटर पे। तो यूं समझो यार, कंडक्टर की बॉडी आ जाना, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल, तो दिमाग ही मत चलाना, सॉलिड है, होलो है, कैविटी है, शेल है, व्हाटएवर इट इज, इफ इट इज कंडक्टर, सारा चार्ज कहाँ पे जाना है, आउटर सरफेस पे जाना है। इसका रीजन अगर आपको जाना तो वो भी सुन लीजिए। मोमेंटरी मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अंदर चला गया, सारे प्लस में क्या होगा, अट्रैक्शन की रिपल्शन, रिपल्शन, तो उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, दूर भागना है। और चार्ज को भागने के लिए क्या चाहिए होता है, कंडक्टिंग पाथ। ये तो पूरा बॉडी कंडक्टिंग है, तो चार्ज को दूर जाना है, सारे प्लस प्लस को दूर जाना है, और दूर भागने के लिए कंडक्टिंग पाथ गायब है कि अवेलेबल है। तो सारा का सारा प्लस फैलते 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 दूर भागते भागते सबसे दूर कहाँ आ सकते हैं, या इनर सरफेस या आउटर मोस्ट। सब लोग कहाँ के लटक जाएंगे, आउटर मोस्ट पे आके लटक जाएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव दिया हूं या मैं नेगेटिव भी देता तब भी यही बिहेव होने वाला है, कंडक्टर में सारा चार्ज कहाँ जाएगा, आउटर मोस्ट सरफेस पे चला जाएगा। ये तो इसका समझाने वाला तरीका है। बच्चे बुक्स में जो इसका आंसर पूछा गया है कि सारा चार्ज आउटर सरफेस जाता है क्यों, तो वहां बेस्ट आंसर जाता है टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। इसका जवाब भी सुन लीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी ये होता है ना, खुद देखो, जितनी बड़ी रेडियस पे जाओगे क्या पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी। और स्टेबिलिटी लाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा चाहिए कम से कम। नेचर में हर चीज क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, वो स्टेबिलिटी कम मिलती है हायर पोटेंशियल एनर्जी की लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो लोअर पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए, रेडियस सबसे ज्यादा। मेक श्योर वही मैंने आपको टेक्निक लिखाया है, कंडक्टर में चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस जाता है टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। बुकिश आंसर ये रहेगा टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये हो जाएगा। नॉन कंडक्टर, मैंने इसको चार्ज दिया, कहाँ जाना है, सरफेस या वॉल्यूम में, वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये हो जाएगा। हाँ जी, ये भी नॉन कंडक्टर है, चार्ज वॉल्यूम में जाना है, हाँ वॉल्यूम में जाना, मगर गड्ढा में बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऑब्वियसली कहाँ जाना पड़ेगा, जहां जहां मटेरियल है वहां चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी नॉन कंडक्टर है, लेकिन अंदर तो होलो पोर्शन है, होलो में नहीं जाना, जहां मटेरियल है वहां जाना पड़ेगा। वो मटेरियल का सब जगह केवल सरफेस में, केवल सरफेस में, तो ऑब्वियसली इस तरह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये प्लस किस बात को शो कर रहा है, इज इट प्रोटॉन, प्रोटॉन। यार प्लस दिया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं नेगेटिव देता तो बिल्कुल यही होता है ना। पॉजिटिव नेगेटिव तो टाइप ऑफ चार्जेस हैं, बिहेवियर डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यही होने वाला है।
अच्छा थोड़ा सा और बताएं मुझे, बना दिया आप लोगों ने? ये प्लीज बना दें जल्दी से, मुझे बताएं ये चार्ज कहां पर है, ये वाला चार्ज, ये चार्ज कहां पर है? इनर लेयर, आउटर लेयर या विद इन द लेयर? हाँ आउटर लेयर, आउटर लेयर। ये चार्ज कहाँ है, इनर लेयर, आउटर लेयर या विद इन द लेयर? चेक द डिफरेंस। देखो भाई, अगर मैं बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन पूछना होगा तो ये पूछ बैठेंगे हम लोग, यस ये चार्ज कहाँ पर है, आउटर लेयर पे, और ये चार्ज कहाँ है, विद इन द लेयर। ऐसा होना भी चाहिए। और ऐसा मत समझना है कि हवा में लटका हुआ है, ये चार्ज हवा में नहीं लटका हुआ। यूं मानिए कि आउटर, आउटर में मान लो 10 लेयर है ना, तो एकदम जो आउटर मोस्ट लेयर रहेगी, हवा में नहीं है चार्ज, चार्ज हवा में नहीं है, चार्ज है तो मटेरियल में ही, लेकिन मटेरियल में कहां पर है, इनर लेयर या आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज द मीनिंग। ठीक, ओके। ये चार्ज कहां पर है, इनर लेयर या आउटर मोस्ट लेयर? ये बात, और मैं यहाँ सिंगल रेडियस मान के चल रहा हूं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इनर लेयर और आउटर मोस्ट लेयर एक ही बात हो गई, क्योंकि मैं आज दीवार में थिकनेस ही नहीं ले रहा, सिंगल रेडियस है तो ऑब्वियसली। अगर बहुत प्रिसाइज बात करें तो ये चार्ज कहां पर है, आउटर मोस्ट लेयर। ये चार्ज कहां पर है, इनर लेयर, आउटर लेयर, विद इन द लेयर। इस फोटो को इसमें कन्वर्ट करना है ना, बोलिए हो रहा है कि नहीं? तो अगर मैं प्रिसाइज वर्ड पूछूं, ये चार्ज कहां पर है, विद इन द लेयर या आउटर लेयर? ये चार्ज विद इन द लेयर। ये बात और है कि ये फोटो और ये फोटो में सिंगल रेडियस है, तो यहाँ पर आउटर लेयर और विद इन द लेयर एक ही हो गया, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी लेयर है ही नहीं, आई एम यूजिंग सिंगल रेडियस ना। तो टेक्निकली ये आउटर लेयर और ये विद इन द लेयर एक ही बात हो गई। लेकिन अगर प्रिसाइज पूछना होगा मुझे, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा दिस इज आउटर लेयर एंड दिस इज विद इन द लेयर। ऑफ कोर्स लिख लीजिए, ठीक लगता है। और सुने, आपको जब मैं आगे पढ़ाऊंगा गॉस थ्योरम के बारे में, तो आप देखेंगे हम लोग उसको यूज करके तरह तरह की चीजों के इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह डिसाइड करेंगे। कुछ याद दिलाता हूं आपको, इधर आइए। इसके बारे में लिख लो, हम 4 जगह स्टडी करने वाले हैं, बाहर में, सरफेस में, और अंदर में, और सेंटर पे। पता है क्या सब लोगों को? थोड़ा थोड़ा सा आगे की बातें कर सकते हैं। 4 जगह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करूंगा आपसे, ठीक है? वो सब हो जाएगा। मजे की और मुद्दे की बात है भाई, लिए आएंगे वही आंसर इसके लिए आएंगे, और वही आंसर इसके लिए आएंगे। अरे यार ये तो सॉलिड है, ये कैविटी वाला है, और ये तो शेल है, फिर भी आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या मैटर करता है, सॉलिड, कैविटी या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन? ये सिखाना मुझे आपको। आपका स्फीयर सॉलिड था कि कैविटी वाला था कि शेल था, मुझे मतलब नहीं है भाई साहब। जिन चीजों के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन सेम होते हैं ना, उनका इलेक्ट्रिक बिहेवियर भी क्या होता है, एक्जैक्टली सेम होता है। और सुने, इससे बढ़िया बात बोलता हूँ, इन तीनों का तो सेम आएगा ही आएगा, इन तीनों का नहीं, इन चारों का सेम आएगा। एक गड़बड़ हो गई यार, वो तो नॉन कंडक्टर है। हाँ वो नॉन कंडक्टर है और ये तो कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर कंडक्टर बकवास, सॉलिड होलो बकवास, काम की बात। डिस्ट्रीब्यूशन, जिन चीजों का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, उनका इलेक्ट्रिक बिहेवियर एकदम सेम आएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कंडक्टर थे कि नॉन कंडक्टर थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सॉलिड थे कि कैविटी वाले स्फीयर थे कि शेल थे, मुझे सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करने में मुझे मैटर करता है कि आप कंडक्टर थे कि नॉन कंडक्टर थे, कि आप कैविटी थे कि शेल थे। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करने में इसका रोल रहेगा। लेकिन एक बार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तय होने के बाद, जिन लोगों का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम आया है, जिन लोगों का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सेम आया है, उनका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर भी एकदम सेम आएगा। उसके बाद बाकी सब चीजें का कोई मायना नहीं रह जाता, बाकी सब चीजें यूजलेस रहेगी। तो लिखो एक बात, लिखो कि इलेक्ट्रिक बिहेवियर इज डिसाइडेड बाय, इलेक्ट्रिक बिहेवियर इज डिसाइडेड बाय, हाँ जी क्या लिखें, मटेरियल, शेल, कैविटी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज? लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओनली, ऐसा लिख दो। तो मैंने आपको जो भी काम की प्रॉपर्टीज थी, सारी प्रॉपर्टीज बता दी हैं। क्या आप कंफर्टेबल हैं? यस। मैंने बेसिक चार्ज के बारे में पढ़ाया, चार्ज की प्रॉपर्टीज बता दी मैंने। क्या क्या सीखा हम लोगों ने? पहली बात, चार्ज क्या होता है, एडिटिव नेचर, जोड़ बाकी कर सकते हैं। दूसरी बात, इनवेरिएंट बोले तो स्पीड पर डिपेंड नहीं करना। तीसरी बात, चार्ज कंजर्वेशन, इंडिविजुअल मेंबर या सिस्टम, सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम। फोर्थ वाज क्वांटाइजेशन, फोर्थ वाज क्वांटाइजेशन। पांचवा, क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आप जानते हैं। छठा और सातवां का नेट क्या निकल के आया, कंडक्टर में तो कहाँ जाना है, आउटर सरफेस, नॉन कंडक्टर में अंदर जाएंगे लेकिन मटेरियल में जाएंगे, और गड्ढा में जाना कि नहीं जाना, नहीं जाना। इन सब बातों को डिसाइड करना हमें आ गया है। चलिए प्रॉपर्टीज खत्म हो गई है। ध्यान दीजिए, हमारे न्यूमेरिकल में इस चैप्टर में चार्ज शब्द तो आएगा ही आएगा,
एक शब्द और आता है चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं क्योंकि वो भी बहुत कॉमन वर्ड है। आइए, प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। चार्ज डेंसिटी, इसमें भी तीन तरह के शब्द रहेंगे बच्चों। एक रहेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक रहेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। स्टैंडर्ड सिंबल ये है इनके, जो बुक्स में भी ये लेते हैं। लिखते हैं, इनको लिखना है प्लीज, अलग से टाइम नहीं मिलेगा, लिखते जाएं। चार्ज डेंसिटी हमारे बहुत कॉमन वर्ड रहेंगे क्वेश्चन में। तीन तरह के शब्द आएंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इनके स्टैंडर्ड सिंबल जो बुक्स में लेते हैं वही मैं ले रहा हूँ। लीनियर वाले को अक्सर लैम्डा दिखाते हैं किताबों के अंदर, सरफेस वाले को अक्सर सिग्मा दिखाते हैं, और वॉल्यूम वाले को अक्सर रो से दिखाते हैं, वही अपन ले रहे हैं। शायद आप यूनिट बता सकते हैं मुझे, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर। हाँ शाबाश, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स में, कई बार आपको चार्ज प्रोवाइड करा देंगे और चार्ज डेंसिटी पूछेंगे, और कभी उल्टा काम होगा, चार्ज डेंसिटी प्रोवाइड करा देंगे और चार्ज पूछेंगे। चार्ज से चार्ज डेंसिटी बनाओ या चार्ज डेंसिटी से चार्ज बनाओ, तो वो सब मैनेजमेंट हमें आना चाहिए। इसमें भी थोड़ा सा अलर्ट रहने वाली बात यह है, अक्सर मैंने तो यहाँ तीन नाम लिख दिया ना, जब भी हम आपको न्यूमेरिकल देंगे ना तो हम इतना बड़ा बड़ा लाइन नहीं बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट पर लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना है, नहीं हम नहीं बोलेंगे। हम तो बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट है और चार्ज डेंसिटी इतना है। तो पता है, ऑब्जेक्ट को समझ के आपको खुद जानना है कि इसमें चार्ज डेंसिटी कौन सा वाला रहा होगा। जैसे कि आप प्रैक्टिस करते हैं, एक वायर पे चार्ज डेंसिटी इतना है, कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज डेंसिटी इतना है, कंडक्टिंग स्फीयर भाई साहब, कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज कहाँ जाता है? सरफेस। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज डेंसिटी इतना है, तो तुरंत क्लिक होना चाहिए कि मामला सिग्मा का है। क्या मामला सिग्मा का है? यस। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज डेंसिटी इतना है, क्या मामला रो का है? यस। नॉन कंडक्टिंग शेल पे चार्ज डेंसिटी इतना है, नॉन कंडक्टिंग शेल, शेल रो या सिग्मा? सिग्मा। अरे आपने सीखा ना, नॉन कंडक्टिंग में शेल है भाई साहब, तो चार्ज कहाँ जाएगा? वॉल्यूम की सरफेस। तो मैं इतना गाना नहीं गाऊंगा सवालों के अंदर की वॉल्यूम वाला इतना नहीं, मैं बोलूंगा ये चीज है, चार्ज डेंसिटी इतना है, तो अपने आप समझना पड़ेगा कि हम कौन सी चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे होंगे। या तो ऐसे समझ लेना, या फिर शायद यूनिट से भी समझ सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर में, तो वो लीनियर ही हो रहा होगा, कूलम पर मीटर में स्क्वायर में तो वो सिग्मा ही हो रहा होगा। तो यूनिट से भी देख सकते हैं। ज्यादा अच्छा तो ये है, मुझे तो कहना चाहिए यूनिट छोड़ो ना यार, आपको तो ऑब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। आता है क्या समझ में? यस, बोलिए। कंडक्टिंग शेल क्या क्या आएगा? सिग्मा या रो? नॉन कंडक्टिंग शेल, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड रो हो जाएगा। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हैविंग कैविटी, रो आ जाएगा। ओके, कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग कैविटी, सिग्मा। खेल समझ में आने लगा है ना? यस, ये आपको आना चाहिए। तो बच्चे सवाल रहेंगे, चार्ज से चार्ज डेंसिटी बनाओ या चार्ज डेंसिटी से चार्ज बनाओ। इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस हम कर लेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू। आज पहली क्लास से इंट्रोडक्टरी क्लास थी, अगले क्लास से हम खूब अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आज तो काफी टाइम बातें करने में चला गया, और 15 मिनट तो ये खा गया अपना। हाँ, अगली बार अच्छे से पढ़ने के मूड में आएंगे। चलिए, और जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए, मुझे उम्मीद है आपको याद रहेंगे। कितने लोगों को याद रहेंगे? हाथ ऊपर करें। वेरी गुड, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड।